Please do like, share, and subscribe this channel of mine news, views and analysis by प्रकाश। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसराइल से। गाज़ा में एक दिन पहले इजरायली सेना की कार्रवाई में हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को कहा कि आक्रमणकारी इजरायली सैनिकों के खिलाफ उसकी लड़ाई नए चरण में प्रवेश कर गई है। इसराइल की इस घोषणा की उसके सैनिकों ने हमास के शीर्ष नेता सिनवार को मार गिराया, पर हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उसके सहयोगी ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने अभियान के माध्यम से फिलिस्तीनी उग्रवादी नेता की समिति में एक बयान जारी किया है। सिनवार दक्षिणी इसराइल पर हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इसराइल के सहयोगी देशों की सरकारों से लेकर गाज़ा के लोगों को सिनवार की मौत से उम्मीद है कि यह युद्ध की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त कराएगी। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के मारे जाने का ऐलान करते हुए अपने भाषण में कहा कि हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमास के उग्रवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को सुरक्षा बाड़ को ध्वस्त कर इसराइल में घुसकर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर आम नागरिक थे। हमले के दौरान कम से कम 250 अन्य को अगवा कर लिया गया था। वहीं स्थानीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों के मुताबिक गाज़ा में इसराइल के हमले में 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस लड़ाई ने गाज़ा के एक बड़े भाग को नष्ट कर दिया है, जबकि 30 लाख की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र की 90% आबादी को विस्थापित कर दिया है। इजरायली पुलिस शुक्रवार को पूर्वी यरूशलेम के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति पर अभियोग लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके बारे में उनका कहना है कि उसने तेल अवीव में बंदूकों के विरोध प्रदर्शन पर हमला करने की योजना बनाई थी। पुलिस और इसराइल की सिन बेट सुरक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह व्यक्ति हमास और अन्य उग्रवादी समूहों का समर्थक था तथा गाज़ा में इसराइल के हमले का बदला लेने के लिए इसराइली नागरिकों एवं सैनिकों के खिलाफ कई हमले करने की योजना बना रहा था। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि इसराइल के खिलाफ उसकी लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है और पिछले कुछ दिनों में उसने नए हथियारों का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन कक्ष की ओर से शुक्रवार सुबह जारी एक बयान में कहा गया कि उसके लड़ाकों ने पहली बार नई तरह की सटीक निर्देशित मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोनों का इस्तेमाल किया है। बयान में संभवतः विस्फोटों से लदे उस ड्रोन का जिक्र किया गया है जिसने इसराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देकर उसके एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर के मैस हॉल को निशाना बनाया और इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। समूह ने इस सप्ताह की शुरुआत में यह भी घोषणा की थी कि उसने तेल अवीव के उपनगरीय क्षेत्रों की ओर कादर 2 नामक एक नए प्रकार की मिसाइल दागी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाके दक्षिणी लेबनान में कई हिस्सों में हमलावर इजरायली सैनिकों से मुकाबला के लिए पहले से तैयार योजनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। आइए अब हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा है। अपनी चिट्ठी में शरीफ ने पाकिस्तानी महिला आफिया सिद्दीकी को रिहा करने की गुजारिश की है, जो आतंकवाद के मामले में अमेरिका में 86 साल की जेल की सज़ा काट रही है। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद की एक अदालत को शुक्रवार को यह जानकारी दी है। कार्रवाई के दौरान शरीफ के पत्र की एक प्रति भी अदालत में सौंपी गई। अदालत में अमेरिका में प्रशिक्षित न्यूरोलॉजिस्ट आफिया सिद्दीकी की बहन की याचिका पर सुनवाई हो रही है। आफिया को 2010 में अमेरिकी नागरिकों की हत्या का प्रयास करने सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया गया था। आफिया आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर तब शक के दायरे में आई थी जब उसने अमेरिका छोड़ दिया और 11 सितंबर 2011 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के स्वघोषित साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद से निकाह कर लिया। 2008 में वो अफगानिस्तान में अमेरिकी पदाधिकारियों के साथ झड़प में घायल हो गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक उसने अमेरिकी पदाधिकारियों पर गोली भी चलाई थी। शहबाज शरीफ के 13 अक्टूबर को भेजे पत्र की एक प्रति के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाइडेन को बताया कि आफिया जेल में 16 साल की अवधि काट चुकी है। उन्होंने लिखा कि मामले को आफिया को दया की नज़र से देखा जाना चाहिए। शरीफ ने कहा कि वो पिछले कुछ वर्षों में कई पाकिस्तानी अधिकारियों ने उससे राजनयिक मुलाकात की और उससे मिलने वाले उपचार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिससे उसके पहले से ही कमज़ोर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। पाक प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के आकलन के हवाले से लिखा है कि उन्हें डर है कि वो अपनी जान ले सकती है। उन्हें बाइडेन से आफिया की बहन की क्षमादान याचिका अस्वीकार करने और मानवीय आधार पर उसकी रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया है। आइए अब हम कनाडा के बारे में बात करें। पीपुल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम बर्नियर ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए हमदर्दी दिखा रहे पीएम जस्टिन ट्रूडो को तगड़ा झटका दिया है। कनाडाई राजनीति में विपक्ष का अहम चेहरा बर्नियर का कहना है बीते साल सरे में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल किया गया निज्जर विदेशी आतंकी था। उन्होंने कहा कि निज्जर कनाडा ही नहीं था, क्योंकि उसने 1997 में कनाडा में शरण लेने के लिए कई बार फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल की कोशिश की थी।
बर्ने ने एक्स पर जिज्जा की तस्वीर के साथ की गई पोस्ट में लिखा कि RCMP और ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय राजनयिकों ने हमारे क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया। ये आरोप निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और उनसे निपटा जाना चाहिए। हालांकि ये भी याद रखा जाना चाहिए कि अभी तक हमें इनका कोई सबूत नहीं दिया गया है। साफ है कि जस्टिन ट्रूडो को इस मुद्दे को इस्तेमाल दूसरे विवादों में ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। बर्ने ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच विवाद की जगह हरदीप सिंह निज्जर है। हमें ये साफ करना चाहिए कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर, जिसकी पिछले साल हत्या कर दी गई थी, वह एक कनाडाई नहीं था। वो वास्तव में एक विदेशी आतंकवादी था जिसने 1997 से कई बार कनाडा में शरण के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। कई बार उसके दावों को खारिज किया गया, लेकिन आखिरकार 2007 में उसे नागरिकता दे दी गई। बर्ने ने कहा कि हमें शासनिक त्रुटि सुधारते हुए मरणोपरांत उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। उसके पहले फर्जी शरण दावे के बाद ही उसे निर्वासित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कनाडा ने दशकों से विदेशियों को आमंत्रित किया है। हमें इस गलती को पहचानना चाहिए और इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण सहयोगी भारत के साथ अपने संबंधों को खतरे में डालने के बजाय समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। जून 2023 में सरे में निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं। इसकी वजह है कि कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत का हाथ होने का दावा किया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार भारत के लिए शत्रुता का भाव रखती है। उनकी सरकार ने चरमपंथियों कनाडा में भारतीय समुदाय को परेशान करने और डराने के लिए जगह दी है। आइए अब हम बात करें रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। वहीं इसे लेकर दक्षिण कोरियाई जासूसों का कहना है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहायता के लिए सेना भेज रहा है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को और विध्वंसक होने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। उत्तर कोरियाई तानाशाह के साथ बैठक भी की थी। दक्षिण कोरियाई जासूस के अनुसार यूक्रेन से जंग में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया की तरफ से 12,000 सैनिक भेजे गए हैं। दक्षिण कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी ने राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के हवाले से बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की सहायता के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं। इससे पहले जून के महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 साल बाद उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जहां प्योंगयांग के हवाई अड्डे पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया था। इस दौरान उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में उनकी सैन्य कार्रवाई के लिए देश का दृढ़ समर्थन की सराहना की थी। वहीं पुतिन के उत्तर कोरियाई दौरे को लेकर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सड़कों को पुतिन और रूसी झंडों के चित्रों से सजाया गया था। बात करते हैं हम चाइना की। मुंबई में ताइवान के ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC के नए कार्यालय पर चीन तिलमिला गया है। उन्होंने भारत के सामने इस मुद्दे को उठाते हुए इस पर विरोध जताया। चीन ने बताया कि उन्होंने राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया। उन्हें भारत से एक चीन सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने की अपील की कि भारत चीन संबंध के लिए राजनीतिक आधार के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि विश्व में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। उन्होंने आगे कहा कि चीन ताइवान और अन्य देशों के बीच सभी प्रकार के आधिकारिक संपर्क और बातचीत का विरोध करता है। इसमें दूसरे देशों में प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना भी शामिल है। माओ ने आगे कहा कि एक चीन सिद्धांत भारतीय पक्ष द्वारा की गई एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है और उन्होंने भारत से अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करने की अपील की है। माओ ने कहा कि चीन भारत से अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करने का आग्रह करता है, ताइवान संबंधी मुद्दों को उचित तरीके से सुलझाए और ताइवान के साथ किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत न करे। उन्होंने चीन और भारत के संबंधों में खलल डालने से बचने का भी आग्रह किया। बता दें कि TECC ने बुधवार को मुंबई में एक शाखा खोली। इसके साथ ही भारत में इसके कार्यालयों की संख्या 3 हो गई है। इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में ही TECC का कार्यालय था। मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के आधिकारिक संचालन की घोषणा के बाद से चीन ने भारत से ताइवान के मुद्दों पर सावधानी बरतने का आग्रह किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उससे अन्य देशों की तरफ से ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बनाने, उनके बीच किसी भी प्रकार के आधिकारिक संपर्क और बातचीत पर कड़ा ऐतराज है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।